तो दोस्तों आज मैं आया हूँ दिव्यांश जी के यहाँ पे। इनके साथ हम बहुत सारी बातचीत करेंगे और कैसे इन्होंने ये जिस फील्ड में हैं, पोइट हैं, ये पोइट्री बोलते हैं जी। हिंदी काव्य मंचों पे कविता करता हूँ, मैं काव्य पाठ करता हूँ जी। देश के विभिन्न मंचों में, देश के बड़े मंचों पर जाकर कविता पाठ करता हूँ। हाँ, तो दिव्यांश जी काफी मेरठ में लोग काफी जानते हैं, न्यूज वगैरह चैनल में भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आप सोचा भाई आपको कुछ कविताएं भी सुना देंगे, इनकी जर्नी के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि कविताएं लिखना आसान तो होता नहीं है भाई। अगर आप एक लेटर भी लिख रहे हो किसी को, वो भी बंदा नहीं लिख पाता, और कविताएं बनाना वो अपना आप में एक कला है। तो आपने ये कैसे स्टार्ट करा? देखो सोहेल भाई, मेरा मानना है कविता लेखन जो है वो माँ सरस्वती की साधना है जी। मतलब हर किसी को माँ सरस्वती जो कहते हैं फल नहीं देती उनकी साधना का। माँ सरस्वती की आप साधना कीजिए, माँ सरस्वती की सेवा में अध्ययनरत रहिए, विभिन्न पुस्तकों को पढ़िए, तो कहीं ना कहीं एक कविता लेखन, एक अच्छी कविता, एक बेहतरीन कविता या शायरी आपके जहन में आती है, और आप जिसे आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हो अपने शब्दों के माध्यम से। अच्छा, शायरी और कविता दोनों अलग अलग चीज है क्या? कविता कई प्रकार में, तो कविता तरन्नुम में पढ़ी जाती है, कविता विभिन्न रसों में पढ़ी जाती है, वीर रस में पढ़ी जाती है, हास्य रस में पढ़ी जाती है। शायरी जो है मेनली गा के मतलब तो नज्म पढ़ी जाती है, शायरी तहत में पढ़ी जाती है, और उसमें मुख्यतः कोई वीर रस या इस टाइप की चीज नहीं होती। अच्छा, शायरी में जो मेजर डिफरेंस है शायरी का और कविता का। पर आज हमारे जो हिंदी काव्य मंचों के, कवि सम्मेलनों के या मुशायरों के मंच इतने समृद्ध हैं कि जब कवि सम्मेलन और मुशायरा एक साथ होता है, जनता को वो तेवर और फ्लेवर देखने को मिलता है, जिसमें कि हर रंग कविता का, शायरी का, कवि सम्मेलनों का उससे सराबोर होकर जनता वहां से जाती है। अच्छा, जैसे मैं देखता हूँ कवि जो कविताएं पढ़ते हैं उनमें अलग अलग फील्ड भी होती है, जैसे कोई हास्य कवि है या कोई सॉन्ग लिखने वाले भी होते हैं, शायद वो भी कवि वही होता है। हाँ, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि विभिन्न रस होते हैं, जैसे भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं इसमें कविता लिखने के। हाँ, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। इसमें श्रृंगार रस को जो है रसराज की उपाधि दी गई है। अच्छा। हाँ, कि उसमें सब कुछ सम्मिलित है। अगर आप श्रृंगार, ये जरूरी नहीं कि महबूबा की जुल्फ और आंचल पे ये अशार लिखो तभी वो श्रृंगार कहलाएगा। अगर आप माँ भारती की वंदना में कुछ लिख रहे हो तो वो भी श्रृंगार के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे वीर रस लिखते हैं, जैसे मैं मुख्यतः मंचों पर वीर रस ही पढ़ा करता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने अपने जो मेरठ के बड़े कवि हैं, डॉक्टर हरिओम पवार परम श्रद्धेय, डॉक्टर हरिओम पवार जी हो गए, भैया सौरभ सुमन जी हो गए, वहां से मैंने कहीं सीखा है वीर रस की परिपाटी को आगे ले जाना। तो मुझे लगता है कहीं मैं उस लीक को आगे लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, तो देखो ये जो है होता है कविताएं लिखना, ये मतलब कोई कोर्स होता है या कोई कैसे मतलब होता है? जैसे आपने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट की होगी ये चीज। इसका कोई देखो मन के पर्टिकुलर, मैं जानना चाह रहा हूँ कोई पर्टिकुलर कोर्स होता है इसका? नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई एकेडमी नहीं बनी। अच्छा। जो आपकी मन के भावों को शब्दों में पिरोने के लिए कोई आपको एकेडमी बने या कोई पाठ्यक्रम बने कि उसको कैसे सिखाया जाए। ये आपके मन के भाव होते हैं जो शब्दों के माध्यम से गढ़ के सामने आते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं सन 17 तक 18 तक कविताएं नहीं लिखता था। अच्छा। सुनता शुरू से था, सुनने का शुरू से शौक रहा था। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुना, जो इस टाइम वर्तमान में युग कवि के नाम से जाने जाते हैं। इस देश की स्टार पोएटेस अनामिका जयनंबर जी को मैं सुनता था। तो एक मुशायरा होता है मेरठ में ही, कवि सम्मेलन होता है 22 फरवरी 2019। अच्छा। हाँ, वहां से वो कहीं मेरी जिंदगी का वो डेट इसलिए मैं आपको पर्टिकुलर बता रहा हूँ क्योंकि वो मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनने जाता हूँ, अनामिका अंबर जी का 1 घंटे 1.25 घंटे का काव्य पाठ सुनता हूँ। अच्छा। और मैं कहीं वो मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ कि मैं कई दिन तक, लगभग 8-10 दिन तक उस कलेवर से बाहर नहीं आता। कलम उठाता हूँ, कच्ची पेंसिल उठाता हूँ, कुछ लिखता हूँ। अच्छा, जो खुद से ही आपने स्टार्ट किया? हाँ, खुद से ही। वो शायद जो तुकबंदी भी नहीं ठीक से उसकी मिल रही थी, पहली दूसरी कविता। अच्छा। लेकिन वो कविताएं कहीं मील का पत्थर साबित हुई। आज तक की यात्रा जो मैंने करी है, विभिन्न मंचों पर जाके, देश के बड़े मंचों पर जाके, टीवी पे जाने, वो कविता उसका आधार है, वो शिलालेख है जहाँ से वो यात्रा प्रारंभ। वो जो प्रोग्राम था उसने आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। हाँ जी। तो आप मतलब किसी ने इनवाइट किया था आपको वहां पे, या कैसे आप गए थे वहां पे? वहां से आपको पता चला था भाई कोई प्रोग्राम हो रहा है? वो तो फेसबुक पे हम अनामिका जयनंबर जी देश की सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय कवित्री हैं, तो उनको फेसबुक पे फॉलो करते थे। उन्होंने फेसबुक पे डाला पोस्टर, हम
पहुंचे वहां पर कविता ये भी अच्छी बात है, मेरठ की है। मेरठ की है। वो मेरठ का है, मतलब मैं कहूंगा गर्व और गुमान है। अच्छा। ये एक मेरठ के लिए गौरव का विषय है कि देश की सर्वाधिक लोकप्रिय कवित्री डॉक्टर अनामिका जैन अम्बर मेरठ में निवास करती हैं। अच्छा, तो आपकी गुरु, आप उन्हें ही मानते हैं, अनामिका अम्बर जैन जी को? हाँ जी, काफी रूप में अनामिका जैन अम्बर जी से जो मेरी प्रथम एक होती ना इंस्टिंक्ट, मतलब कुछ कविता लिखने की, मुझे वहां से मिली। फिर आगे चलकर सौरभ सुमन जी है, इस देश के क्रांति कवि, वहां से उन्होंने मेरी इस जो कविता की एक वो है कि लगन को पहचाना, वहां से निखारने का कार्य किया। वीर रस उन्होंने, उनसे मैंने सीखा, उनकी वो इतिहास कविता जो अजर अमर है, जो मुझे बहुत प्रिय लगती है। तो वहां से कहीं से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और शायद ये मैं कभी भूल ना पाऊं कि जब मेरी लेखनी संघर्ष कर रही थी, शुरुआती दौर में थी, शैशव काल में थी, जो पहला हाथ मेरी कविताओं को थामने आया था आदरणीय सौरभ सुमन जी का था। सौरभ सुमन जी, हाँ ये जी। कहाँ पर, ये कहाँ के हैं? मेरठ में ही रहते हैं। अच्छा, मेरठ के ही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरठ में ही है, साकेत में है, देश के वीर रस के बड़े क्रांति कवि हैं। अच्छा, हाँ जी, तो वो आपके गुरु हैं? हाँ जी। और आपने स्टडी वगैरह कहाँ से की है? मैंने प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी एमपीएस से हुई, मेरठ पब्लिक स्कूल, वेस्टर्न रोड से। अच्छा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने करी, बीकॉम किया मैंने मेरठ कॉलेज से, परास्नातक की उपाधि ली, वो भी वाणिज्य में, मेरठ कॉलेज से। फिर उसके बाद मैंने बीएड किया उसके बाद। अच्छा, तो ऐसा आपकी, अच्छा, जैसे कि आप कविताएं लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको उर्दू का भी ज्ञान लेना पड़ता है थोड़ा सा? उर्दू का ज्ञान तो नहीं, पर जैसे मैंने कहा ना, भारतीय तहजीब, भारत की मिट्टी ऐसी है कि हिंदी और उर्दू उसकी तासीर में बसी हुई है। हाँ, ये तो है। उसकी तासीर में, जैसे हमारे बहुत सारे हम कुछ शब्द बोलते हैं या आप कुछ बोल रहे हैं, तो मिक्स लैंग्वेज होती है। तो बहुत सारी कविताएं जो है उसमें शब्द उर्दू के भी होते हैं, बहुत सारी कविताओं में शब्द उर्दू के भी चलते हैं, हिंदी के भी चलते हैं, वो मिक्स चलते हैं। वो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि यदि हम आम बोलचाल की भाषा है, हम जनता तक जाएं, तो वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं जनता तक। अच्छा, जैसे आपने भाई शुरू में जब आपने स्टार्ट की कविताएं लिखना, तो जैसे मंच पे लोग जाते हैं तो डरते हैं, सबको डर लगता है, लोग सुनेंगे, पता नहीं कोई क्या बोलेगा, हंसेंगे, कोई कुछ भी बोल देगा, तो ऐसा आपको लगा कभी? शुरू में तो लगा होगा वैसे? हाँ, प्रारंभ में थोड़ा सा एक, जैसे कहते हैं ना, टांगे हल्का सा कांपने वाला, हल्का सा स्थिति थी। पर बहुत जल्दी मैंने एक प्रोग्राम में, हाँ, उस चीजों को कवर किया। मुझे पता था कि अगर इस लाइन में आगे बढ़ना है, तो ये चीज तो हमें कवर करनी होगी, और इस चीज के प्रति तो आगे करना। और फिर जब हमारी कविता जनता तक पहुंची, तो उसका जो वहां से जनता से रिएक्शन मिला तालियों के रूप में, मैंने वीर रस की कविता पढ़ी तो भारत माता का जयघोष पूरी कविता में चला। अच्छा, तो उस चीज से कहीं मुझे और मनोबल बढ़ता चला गया, और बहुत जल्दी एक कवर कर दिया आपने। एक आध प्रोग्राम में ही वो हो गया था। और फिर जैसे बड़ों ने सिखाया, मैं देखता था किस अंदाज से वो खड़े होते हैं, किस अंदाज से वो कविताएं पढ़ते हैं। तो एक मोहित शौर्य जी हैं। अच्छा, हाँ, मैंने मोहित शौर्य भैया को बहुत फॉलो किया। मैंने मोहित देखा कि वो कैसे अपनी वाणी में अंगार लेके एक कविताएं पढ़ते हैं। तो मैंने उन्हें वो किया, तो और माँ भारती की वंदना करते हैं, और सच को सच कहना जानते हैं। अच्छा, कविताओं में भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिस भाव से आप कविता को बोल रहे हो। भाई कोई भी चीज आपने लिखी हुई उसे पढ़ दोगे, उसकी वो फीलिंग नहीं आएगी जब तक एक अलग अंदाज में उसे नहीं बोला जाएगा। तो वो अंदाज कैसे धीरे धीरे आप, देखिए, प्रस्तुति, मंचीय कवि के लिए एक प्रस्तुति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग होता है उसका। मंचीय कवि यदि आप हो, तो धीरे धीरे आप आता है, आप पहले मोबाइल पे प्रैक्टिस करते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं। साथ के जो सीनियर कवि होते हैं, जैसे मैंने बताया सौरभ सुमन जी हैं, मोहित शौर्य भैया है, भैया भाई प्रख्यात मिश्रा है, तो तमाम जो वीर रस के बड़े कवि हैं, मैंने सुना, उनकी शैली देखी, उनका अंदाजे बयां देखा, तो कहीं ना कहीं वो ढाला और शब्दों में अपने पिरोया। तो कविताएं आप मतलब कोई टाइमिंग फिक्स कर रखी है आपने लिखने की, भाई इसी टाइम लिखनी है, या कोई माइंड में थॉट आया एकदम आपने उसे कैप्चर कर लिया कि भाई ऐसी होता है? मैं आपको बताऊं कि एक, जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है अपना ही एक कविता का, तो जैसे कोई भी माइंड में थॉट आता है, भले ही मैं उस टाइम बाहर हूँ, किसी कार्यक्रम में मंच पे बैठा हूँ, कुछ अपना काम कर रहा हूँ, कुछ दोस्तों के साथ बैठा हूँ, अगर मेरे माइंड में थॉट आ गया, तुरंत वो एक हिंट लिख लेता हूँ। और फिर उससे जैसे भी, जब भी मुझे 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या अगले दिन 2 दिन बाद मुझे समय मिलता है, तो मैं वो उसे एक कविता के रूप में डेवलप कर लेता हूँ। तो ऐसे करते हैं आप जी। तो कोई कविता सुनाइए, मतलब कोई भी। ठीक है,
कविता तो ऐसे ही चली, मैं कैसे सुनाता हूँ जो मैंने कहीं अभी तक मंचों पर भी नहीं सुनाई। खुद की है आपकी लिखी हुई? सारी खुद की है, टोटल A to Z। लगभग एक किताब छाप सकता हूँ, इतनी लिख चुका हूँ। तो वो कब छापोगे? वो भी जल्दी आएगी, आप सभी के अच्छा। बीच जल्दी एक किताब मेरी देखने को मिलेगी। चलो कोई शेर, मतलब कोई कविता सुनाओ। चलिए, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी से परिस्थितियों से हार मान जाते हैं, उन्हें लगता है अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। जीत जाएंगे हर जंग, जीत जाएंगे हर जंग, बाधा पर साहस भारी है। जीत जाएंगे हर जंग, बाधा पर साहस भारी है। स्याह रात भले हो कितनी, पर भोर से हरदम हारी है। स्याह रात भले हो कितनी, पर भोर से हरदम हारी है। धैर्य, शौर्य और पराक्रम का संयुक्त परिणाम सदा से ही, धैर्य, शौर्य और पराक्रम का संयुक्त परिणाम सदा से ही जगाता हौसला मन में और करता जीत की तैयारी है। जगाता हौसला मन में, करता जीत की तैयारी है। ये एक उसके लिए, एनर्जी के लिए। हाँ, जो मतलब डिप्रेशन में हो। हाँ, बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, परिस्थिति से हार मानने लगते हैं या उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कैसे है, तो संयम रखे, धैर्य रखे और शौर्यता और पराक्रमता से काम करे। क्योंकि हमारी वंशावली वो है, हमारी वंशावली है जिसने महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, पर युद्ध में 1 लाख की सेना के आगे घुटने नहीं टेके। हमारी वंशावली है, हमारी वंशावली है रानी पद्मावती की, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 16,000 रानियों ने एक साथ जौहर की ज्वाल में तपना तैयार किया, पर कभी भी कदम पीछे नहीं हटे, कभी भी दुश्मन को पराजित करने का जो है मन नहीं पीछे किया। मैं उस पर 4 पंक्तियां लिखी, मेरा मन है आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जनता तक पहुंचे। घर वाले भी एंजॉय करते हैं वैसे आपकी कविताओं से? हाँ, मैं आपको बताऊं कि सबसे जो पहला जो श्रोता है मेरे, वो घर वाले ही हैं। अच्छा। कोई भी भाई बाहर के किसी भी कहीं जीत जाने से पहले सब घर में पकवान चखाया जाता है ना, तो सबसे पहले घर वाले ही, मम्मी है, पापा हैं, वो मतलब फुल सपोर्ट भी करते हैं और मेरी कविताओं की प्रशंसा भी करते हैं। जहाँ कहीं उन्हें लगता है, हालांकि वो कभी नहीं, लेकिन जहाँ कहीं उन्हें लगता है कि एज अ श्रोता, क्योंकि एज अ श्रोता आदमी सबसे पहले हमें हजारों श्रोताओं को सुनाना होता है, तो कविता ठीक भी करवाते हैं कि यहाँ कुछ सुनने में मजा नहीं आ रहा, फिर मैं वो चेंज करके ठीक करता हूँ। अच्छा, तो जिस टाइम आपने शुरू में डिसीजन लिया कि भाई मेरे को ये कवि बनना है, वरना मोस्टली लोग अपने बच्चों को सोचते हैं भाई कोई पायलट बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, तो उस पे क्या रिएक्शन था उनका? भाई आपने बताया तो होगा उन्हें मुझे ये। हाँ, बिल्कुल, कविताएं लिखनी है। हाँ, मैं एक पृष्ठभूमि से आता हूँ, जैसे मेरे पापा इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, मेरी माता जी गृहिणी है, तो रुझान उधर की तरफ निश्चित उनका ज्यादा था कि मैं कहीं टीचर, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बैंक में लग जाऊं, मैं कहीं इस तरीके से लग जाऊं। पर कहीं जो कहते हैं ना कि जिंदगी मुझे किसी और ही पहलू की तरफ ले जा रही थी। मेरी एक बार गवर्नमेंट जॉब लगी भी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत कम लोगों को शायद पता होता है। मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, मेरा जिला बिजनौर आवंटित हुआ था, बेसिक शिक्षा विभाग में, असिस्टेंट टीचर। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी पड़ी कि वो वहां पर मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। तो फिर लेकिन जिंदगी मुझे किसी और ही पहलू की तरफ ले जा रही थी। मुझे धीरे धीरे इधर मंच आकर्षित करने लग गए, मुझे धीरे धीरे मेरे कविताएं आकर्षित करने लग गई, और मैं धीरे धीरे कब इस तरफ, इस दरिया में बह गया, मुझे शायद खुद ही नहीं पता लगा। डैडी को 3 इडियट मूवी तो नहीं दिखा दी थी आपने? 3 इडियट मूवी है, जैसे वो फरहान वाला सीन होता है, आते जाते बस फोटो लेता रहता है जानवरों की, पक्षियों की, अपना उसकी टाइम आता है इंजीनियर बनने का, तो बोल देता है डैडी से मेरे को नहीं जाना, मेरे को यही काम करना, कैमरा। अपना भी कुछ ऐसा ही मान लो। लेकिन बड़ा मतलब संघर्ष भी रहा जीवन में, बहुत अच्छा संघर्ष भी रहा। संघर्ष तो होता ही है। हाँ, बड़ा सुना रहे थे कोई। अच्छा, मैंने बीच में वो मैंने एक कविता लिखी थी कि हमारी क्या वंशावली है। कोई तो इतनी लिख देता हूँ मैं कि कभी कभार तो गायब भी हो जाती है। अच्छा जी। तो भेजते भी हो किसी को लिखने के बाद चेक करने के लिए, भाई कैसी लिखी है मैंने? हाँ, मेरे अनामिका जी को भेजते हो? सौरभ भैया को अक्सर भेज देता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, जो उनके हस्बैंड है अनामिका जी का, वो भी कवि है क्या? वो भी कवि हैं। अच्छा, कवि युगल है और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि युगल है। अच्छा जी। हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ कवि युगल। शायद एक आध कोई ऐसा एग्जांपल और हो, हस्बैंड वाइफ है। उनकी तो कभी लड़ाई होती होगी, उसमें भी कविताएं चलती होंगी। एक श्रृंगार उधर से वीर रस का बोला आता होगा। हाँ, बताओ। मैं आपको बता रहा था कि क्या हमारी वंशावली रही है, क्या हमारी वंशावली
जहां हमने घास की रोटी का खाना स्वीकार किया लेकिन परतंत्रता नहीं स्वीकारी, जहां हम 16,000 रानियों ने पद्मावती, आप पद्मावती को जानते हैं? पद्मावती एक ऐसा मतलब सुंदर स्त्री जिसका सिर्फ एक बार दर्पण में रूप देखा था खिलजी ने और बौरा गया था। उसे वास्तविकता में देखा भी नहीं, सिर्फ दर्पण में उसकी झलक दिखाई थी बौरा, और 1,00,000 की सेना लेकर वहां पर पहुंच गया वो पद्मावती। लेकिन उस पद्मावती ने क्या किया? अपने रूप को जौहर ज्वाल में मोम की भांति गला दिया, लेकिन किसी भी इज्जत के साथ समझौता नहीं किया। 4 पंक्तियां मैंने कहीं उस पर लिखी थी। हिंदुस्तानी मिट्टी का कर्जा कभी किसी से चुका नहीं, हिंदुस्तानी मिट्टी का कर्जा कभी किसी से चुका नहीं, शीश कटाए बेशक हमने पर रथ समर में झुका नहीं, शीश कटाए बेशक हमने पर रथ समर में रुका नहीं। खिलजी की सेना से केवल धड़ ही तो लड़ जाते थे, गौरा बादल के लिए पढ़ रहा हूं, खिलजी की सेना से केवल धड़ ही तो लड़ जाते थे, जौहर ज्वाल में तपकर भी मेवाड़ी तेवर झुका नहीं, जौहर ज्वाल में तपकर भी मेवाड़ी तेवर झुका नहीं। तो कहीं वंशावली पे इतिहास जो हमारा गौरवान्वित करने वाला है उस पर, और तमाम जैसे भगत सिंह पे मेरी कविता है, चंद्रशेखर आजाद पे मेरी कविता है, तमाम जो वीर क्रांतिकारी अमर बिल्लेदानी शहीद है अशफाक उल्लाह खान पे कविता है, तमाम कविताएं मेरी मैंने मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसे भी आप कविताएं पढ़ रहे हो तो रुआ सा खड़ा हो रहा है जब आप मंच पे खड़े होके माइक में पूरा इतना मजमा उस टाइम क्या, उस टाइम एक अलग ही एक जोनर रहता है, एक माहौल भी अलग रहता है। और आप कभी आइए, कभी सम्मेलन में आपको भी आमंत्रित करूंगा और जब आपको, लेकिन जिसमें आप होंगे उसमें आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप मतलब एज अ गेस्ट आपको बुला रखा होगा, मेरा कविता पाठ पढ़ोगे तो मेरा कविता पाठ होगा, उसमें बिल्कुल आपको जैसे भी मौका मिलता है आपको पहला इन्विटेशन जाएगा। ठीक है बिल्कुल। वैसे नोएडा में ही होते हैं ज्यादातर या मेरठ में भी होते हैं? मेरठ में कवि सम्मेलन बहुत होते हैं, दिल्ली में होते हैं, नोएडा में होते हैं, मैं लखनऊ बहुत गया, मैं बरेली पढ़ने बहुत गया, मैं हिसार पढ़ने गया, तमाम ऐसे कवि सम्मेलन है जो शूट्स होते हैं टीवी चैनल के, वो नोएडा होते हैं क्योंकि फिल्म सिटी नोएडा है, जनतंत्र टीवी है। ऐसा भी होता है जैसे कभी किसी ने डिमांड करी हो आपसे कि भाई कोई कविता बना दो हैंड टू हैंड? हाँ, टीवी के लिए स्पेशल शूट्स होते हैं। हाँ। तो उसमें होता है, दिवाली है तो आपको दिवाली पे ही कविता पढ़े, उसमें वीर रस की कविता नहीं चलेगी। हाँ, या कोई जैसे लपेटे में नेताजी होता है, उस टाइप का एक शो आते हैं तो उसमें होता है कि हाँ हाँ बिहार जैसे राज्य के चुनाव हो तो उस पर ही कविता बनानी, तो उस पर ही कविता बनानी है। तो या कोई स्टेटमेंट किसी नेता ने दिया तो उस पर कविता बनानी, तो उसी पर ही वो कविता लिखी जाएगी। तुरंत एक रात पहले हमें कविता लिखनी होती है, उसे फाइनल करना होता है, वहां से क्रॉस वेरीफाई करा के और फिर हम भेजना भी होता है कि भाई ये पढ़ेंगे। काफी चैनल्स डिमांड करते हैं कि एक दिखा दो कि एक बार क्या पढ़ने वाले हो, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो, तो एक बार बोले हाँ वो भी क्रॉस चेक करेंगे। नेशनल चैनल है, ऑन एयर पे जाता है और डायरेक्ट पता नहीं क्या बात निकल जाए, कंट्रोवर्सी वही वायरल होने ही दे रहा है, वायरल होने का वैसे ही जमाना है। हाँ वो तो है ही, लेकिन वायरल भी तो सही चीज में होगी। हाँ भाई वो गलत चीज में वायरल हो जाए, वो चीज वायरल, वो चीज वो मैसेज भी गलत जाता है। तो वही तो। अच्छा जैसे शायरों के बारे में एक बात कही जाती है कि भाई शायरों को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीवी अच्छी मिली तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर खराब मिली तो शायरी अच्छी हो जाएगी। मैं जानता था ये सवाल जरूर आएगा, क्योंकि अमूमन जितने बच्चों का जितने पॉडकास्ट के ये सवाल जरूर आता है। शादी भी कर लूंगा, वो है कि एक कोई अच्छा लड़की, अच्छी कोई कवित्री कहूँ, कवित्री, हाँ हम भी कवि युगल बनाने के सोचते हैं। मेरठ में हमारी परंपरा है तो हम सोचते हैं हम भी कोई कवि युगल बना सके। तो लेकिन अभी तक वो तलाश जारी है। कहीं मैंने लिखा था, जो उसके दिल को भा सके वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, जो उसके दिल को भा सके वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, जो उसके दिल को जीत सके वो अंदाज कहाँ से लाऊं, जो उसके दिल को जीत सके वो अंदाज कहाँ से लाऊं, और बनवाने को तो बनवा दूं मैं भी एक ताज शहर में उसके, बनवाने को तो बनवा दूं मैं भी एक ताज शहर में उसके, पर मेरे दिल को जो भाई वो मुमताज कहाँ से लाऊं। भाई वाह। तो अभी वो मुमताज की तलाश जारी है। चलो मिल जाएगी वो भी। तलाश जारी रखो आप। तो घर वालों तो करते होंगे कभी बात, भाई शादी कर लो, कुछ लड़की फोटो वोटो दिखाई होगी आपको? हाँ वो घर वाले बहुत मैट्रिमोनियल साइट से फोन आते रहते हैं, मम्मी है, पापा है, दीदी हैं, बड़ी बहन जो एक सारथी संस्था के नाम से एक एनजीओ चलाती हैं। हाँ आपने बताया था मुझे। हाँ तो वो सारथी संस्था के नाम से एनजीओ चलाती है, उन्हें
राष्ट्रीय स्तर पे जल संरक्षण के लिए एक अवार्ड भी मिला हुआ है। अच्छा जी। वो भी पता नहीं कहीं रिश्ते लेके आते हैं आपके लिए तो आपने उन्हें बताने रखा है भाई मेरे को वही चाहिए जो कविताएं वगैरह लिखती हो, कवित्री। नहीं कवित्री चाहिए, पर उनकी भी अलग डिमांड रहती है। जो क्या? घर पे रहती हो, जो सुंदर सुशील हो, जो घर के काम में हाथ बटा सके, उनकी अलग तरीके की डिमांड है, हमारी अलग तरीके की घर वाले ख्वाहिश है। अपने फायदे के लिए सोचते हैं, भाई मम्मी सोचती होंगी ऐसी आए जो घर का काम। हाँ उनकी अलग डिमांड्स है, हमारी अलग ख्वाहिशें हैं। तो अलग-अलग। हाँ, जब ये गंगा और यमुना का मिलन होगा तब देखते हैं कौन सी सरस्वती उपजती है, वो समय ही बताएगा। हाँ ये तो है। किस कौन सा संगम होता है। बस तो उस टाइम मुझे लग रहा दर्द कुछ दर्द भरी कविताएं निकलेंगे फिर शादी के बाद। हो सकता है मेरा रस ही चेंज हो जाए, वीर रस से मैं करुण पे उतर हूँ। या तो प्रेम रस हो जाएगा या करुण रस हो जाएगा। हाँ बीवी के सामने वीर रस तो चलता नहीं। नहीं, अभी तो हमारे जो देश के कवि हैं उनमें तो वीर रस ही आप बताओ आपके घर में किसकी चलती है ज्यादा, डैडी की मम्मी? हमारे घर में तो मिली जुली सरकार है, गठबंधन आजकल चल रहा है, महागठबंधन जो है। फिर वैसे एक बात तो पापा की पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है। हाँ, मेरे पापा इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य रहे, तमाम विभिन्न शैक्षिक संगठनों से जुड़े रहे, तो उस चीज पढ़ाई का भी लिखाई के एक, हिसाब से मुझे हाँ। पर्सनैलिटी उनकी काफी मतलब अभी इस उम्र में ऐसी है तो अपने जमाने में तो अलग ही। हाँ तो फैमिली में कौन कौन है आपकी? मम्मी है मेरी, जो कि गृहिणी है, जिन्होंने ही हमें पाल पोस कर इस लायक किया, हालांकि वो अभी तक भी पाल रही है हम बच्चों को। और पापा हैं जो मैंने बताया इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं, और क्या कहते हैं विभिन्न शैक्षिक संगठनों से जुड़े रहे, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। और मैंने आपको बताया था एक दीदी है मेरी, वो भी एनजीओ चलाती हैं, सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। और तो उन्हें रियल सिस्टर है? कुछ चीजें होती हैं कि वो रियल ही मानी जाती हैं। अच्छा। हाँ, कई रिश्ते की खून के ना होते, दिल से जुड़े होते हैं। हाँ, तो ये है। मेरा मानना है कि बिल्कुल, जिन्हें बिल्कुल। आपने कई तो होते हैं बाय डिफॉल्ट मिले होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप चुना होता है, जो हाँ ये तो है। तो जिन्हें आप चुना होता है वो दोहरा अधिकार होता है उनके पास, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट जो है वो तो है, पर जिसमें चुना होता है उनका दोहरा अधिकार है। वो चाहते तो आप कुछ और होते, लेकिन आपने चुना है तो आप दोहरा अधिकार और दोहरा प्रेम और दोहरा स्नेह होता है वहां पर। वो है, वो उन्हें सारथी नाम की एक एनजीओ चलाती हैं, और क्या कहते हैं उन्हें जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला है। वैसे बेसिक क्या करती होंगी बेसिकली एनजीओ? क्या एनजीओ में वो जल संरक्षण पे काम कार्य होता है, जिसमें वो एक छोटा सा एक राष्ट्रीय अवार्ड मेरे भी खाते में है। जल संरक्षण पर ही, लेकिन हम जल संरक्षण में काम करते हैं, मेरे भी खाते में है। इसी तरह से महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं हम, लेडीज को जैसे टेलरिंग की, ब्यूटी पार्लर की, मोतियों की माला बनाने की प्रशिक्षण देते हैं, फिर उनका माल हम निकलवाते हैं। इस तरीके की हम चीजें करते हैं। और पर्यावरण पे काम करते हैं, पेड़ पौधे उगाना, हर साल प्लास्टिक उस पे उन्मूलन पे काम करते हैं, नगर निगम वगैरह के साथ मिलकर काम करते हैं। तो विभिन्न तरीके के सोशल वर्क भी काफी चलता रहता है। जब मौका लगा तो दीदी से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भैया एनजीओ इतना अच्छा काम कर रही है वो जल संरक्षण का या महिलाओं के लिए, तो उस पर भी बिल्कुल मैं आपके एक बार मुलाकात भी कराऊंगा। और क्षेत्र में वही किस किस ने आपकी मदद करी आपका उस भाई एक परिवार तो ये हो गया। हाँ, एक परिवार जहाँ आप जाते हो, जहाँ कविताएं पढ़ते हो या जिनके साथ रहते हो कवियों के साथ, वो भी एक परिवार होगा आपका। तो किस किस ने मदद करी, कैसे कैसे स्ट्रगल किया आपने? निश्चित ही कविकुल एक बड़ा परिवार है। कविकुल एक ऐसा परिवार है कि जहां हम अगर कानपुर में जाएं तो वहां हमारा एक परिवार का सदस्य रहता है, हम अगर भोपाल जाएं वहां हमारे परिवार का सदस्य रहता है, हम अगर इलाहाबाद जाएं तो वहां हमारे परिवार के कई सदस्य रहते हैं। इलाहाबाद साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध क्षेत्र है। तो बहुत मतलब एक परिवार है। मेरठ से यदि मैं बात करूं तो सौरभ भैया हो गए, प्रतीक भैया हो गए, अमन है मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, अमन हो गया, एक नीतीश राजपूत है वो भैया हो गए। काफी मतलब समृद्ध परिवार है ये, जैसे बहुत, और आपस में हम एक दूसरे की मदद भी बहुत करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अनायास ही बन जाते हैं। जैसे मैं एक बात करूं, नोएडा की एक बड़ी हास्य व्यंग की कवित्री हैं शशि पांडे दीदी। अच्छा। मुझे तो अपने छोटे भाई जैसा अनजोत एकदम स्नेह करती हैं। तो कहीं भी कोई कवि सम्मेलन होता है तो मुझे याद करती हैं, और मुझे जिंदगी में कोई परेशानी होती है, कुछ होता है तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। तो तमाम ऐसे रिश्ते ऐसे बने हैं इस उसमें, जो कि शायद एक मंचों से भी ऊपर के दर्जा मैं उन्हें दूंगा, जो सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं है बल्कि एक दिल से जिनसे जुड़ाव है।
तो एक दूसरे को कविताएं भी भेजते हो लिख के, भाई ये मैंने लिखी है, देखना कैसी है। हाँ बिल्कुल, होता ही है कि भाई कुछ चेंज करना हो उसमें। तो इससे पहले जनता कहीं त्रुटि निकाले, जनता को कहीं कुछ कमी लगे, या कोई आप खाना किसी को परोस रहे हैं तो आप नमक मिर्च हल्दी सब कुछ चेक करके अपने आप पहले ही देंगे, सही बात है। कि जब वहां तक जाए, परोसा जाए, तो एकदम लाजवाब और लजीज चीज हो। तो उसके लिए हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी कर लेते हैं, इसमें क्या सा शब्द आएगा, कुछ सही भी कर देते हैं, कुछ आइडिया भी एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, सभी चीज हम करते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया भाई अलग अलग, जैसे सपोज करो हरियाणा में आपका कोई प्रोग्राम है तो हरियाणवी भाषा में कविताएं पढ़नी पड़ती हैं? नहीं या अलग से कहीं जाओ, कानपुर की भाषा अलग है थोड़ी सी, लखनऊ की अलग है? नहीं, जो हमारी शुद्ध हिंदी है, वो हिंदी खड़ी बोली ही ये वर्तनी, हाँ जो ये वर्तनी है यही हमारी चलती है। और ज्यादातर हिंदी भाषी प्रदेशों में, मैं आपको बताऊं, यूपी हो गया, पूरा बिहार हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिसार हो गया, ये सब नॉर्मल हमारी हिंदी भाषा में ही समझ लेते हैं। हाँ, बड़े बोली और समझ पड़ी जाती है। ऐसे जबलपुर की मैं आपको बता रहा था, जबलपुर की एक बहुत बड़ी कवित्री है, देश का इस समय तो मैं कहूंगा गौरव है, आदरणीय मनिका दुबे जी। अच्छा। हाँ, वो शायरी पढ़ती हैं, नज्म पढ़ती हैं, तो उनकी जो गजल होती हैं वो गजल इस प्रकार की होती है कि आदमी उसमें बिल्कुल खोता चला जाए, और उनको कई बार सुन के ऐसा लगता है कि आज हमारे मंचों की मिठास जो है बहुत सुरक्षित हाथों में है। तो ये कहीं गर्व की अनुभूति होती है, और हमारे एक परिवार की सदस्य हैं, गौरव है, वो हमारे परिवार का एक, हमें भी बहुत अच्छा फील होता है। एक बहुत सारी बातें की दिव्यांग जी से, अब लास्ट में एक दमदार कविता, बेहतरीन एकदम से। ठीक, मैं आपको जिस जोनर में कहोगे मैं उसमें कविता सुनाता हूँ जी, सुनाइए। मेरा मन था कि वंदे मातरम जो हमारे कहीं मुझे लगता है एक राष्ट्र की आराधना है, एक वंदे मातरम एक ऐसी जो है आरती है इस भारत माता की, जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं मैंने उस पर एक कविता लिखी थी, अगर वो आपका मन हो और दर्शकों का मन हो। बिल्कुल, तो मैं मेरा भी मन है, दर्शकों का भी मन होगा, तो फिर अब वही मांग जो है भरी जाएगी, मतलब पूरी की जाएगी। तो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, वंदे मातरम है ये शब्दों की साधना, वंदे मातरम है ये हिंद की आराधना, वंदे मातरम है ये शब्दों की साधना, वंदे मातरम है ये हिंद की आराधना, बंकिम का माँ भारती को प्रणाम वंदे मातरम, बंकिम का माँ भारती को प्रणाम वंदे मातरम, वीर सपूतों का है परम धाम वंदे मातरम, वीर सपूतों का है परम धाम वंदे मातरम, देश की अखंडता जय गान वंदे मातरम, देश की अखंडता जय गान वंदे मातरम, माँ भारती की स्तुति यश गान वंदे मातरम, माँ भारती की स्तुति यश गान वंदे मातरम, जिसे गाकर आजादी में सारा भारत झूमा था, जिसे गाकर आजादी में सारा भारत झूमा था, जिसे गाकर भगत सिंह ने फांसी फंदा चूमा था, जिसे गाकर भगत सिंह ने फांसी फंदा चूमा था, लाखों क्रांतिकारियों ने जिस मंत्र को पूजा है, लाखों क्रांतिकारियों ने जिस मंत्र को पूजा था, आजादी की लड़ाई में जो जोर जोर गूंजा था, आजादी की लड़ाई में जो जोर जोर गूंजा था, चंद्रशेखर के जीवन का है त्याग वंदे मातरम, चंद्रशेखर के जीवन का है त्याग वंदे मातरम, अशफाक के सीने की है आग वंदे मातरम, अशफाक के सीने की है आग वंदे मातरम, वंदे मातरम ही तो गर्व है गुमान है, वंदे मातरम ही तो गर्व है गुमान है, वंदे मातरम ही तो हिंद पहचान है, वंदे मातरम ही तो हिंद पहचान है। और इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां मुझे लगता है कहीं जो आरती की पंक्ति है, मुझे लगता है ये एक माँ भारती की आरती है, जो मन आपने पूरी कविता को दिया वो अंतिम 4 पंक्तियां को मिले। बताइए। बिल्कुल। भरत भूमि के यज्ञ की आहुति वंदे मातरम, भरत भूमि के यज्ञ की आहुति वंदे मातरम, निज स्वाभिमान की है अनुभूति वंदे मातरम, निज स्वाभिमान की अनुभूति वंदे मातरम, है अपने तिरंगे की अनुरक्ति वंदे मातरम, है अपने तिरंगे की अनुरक्ति वंदे मातरम, जिससे है मिलती वो शक्ति वंदे मातरम, जिससे है मिलती वो शक्ति वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, सामाजिक जो आजकल माहौल चल रहा है, ठीक है, इस पे भी बात करनी चाहिए, खुल के अपने विचार रखने चाहिए इंसान को, मेरे मानना है, ताकि जो गलतफहमियां हैं लोगों की आपसे वो भी दूर हो। बातचीत करने देखो बड़े बड़े मसलों का हल, ये चीज होती है इसलिए ताकि बात जनता तक आपकी बात कुछ आप कहना चाहते होंगे जनता से, कुछ मैं कहना चाहता हूँ, तो ये बड़ा अच्छा मंच है लोगों तक पहुंचने का। तो भाई आजकल जैसे हिंदू मुस्लिम का बहुत चल रहा है, तो उस पर भी आप कविताएं पढ़ते हैं?
देखिए, मैंने कभी भी जो है किसी भी धर्म के विरुद्ध या अपमान में या किसी भी रूप में कोई कविता नहीं पढ़ी। मैंने टारगेट आतंकवाद को तो किया, जी। मैंने टारगेट अलगाववाद को तो किया, मैंने टारगेट उस यासीन मलिक को तो किया जो माँ भारती के टुकड़े करना चाहते हैं, जो एक आजाद कश्मीर, जो हमारा कश्मीर है उसे अलग अलग करना चाहते हैं। मैंने वहां पे टारगेट किया, पर मैंने कभी इस्लाम या किसी भी धर्म का वो नहीं किया। मैंने हमेशा सम्मान किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो एक 4 पंक्तियों में मैंने लिखा है कि क्या माँ भारती के जो बेटे हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं या जो अल्लाह ताला को मानते हैं, वो क्या है भारत के लिए, जो एक बड़े उससे कहा दिया जाता है कि नहीं ये तो वहां जाने चाहिए सरहद के उस पार। मैंने उस 4 पंक्तियां लिखी हैं, मैं पढ़ता हूं। किसी जालिम के आगे हमको लाचार नहीं लिख सकते हो। बहुत मुश्किल दौर है, तमाम मुश्किल कठिनाइयां हैं, तमाम रूमर्स से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे फैलते हैं, उन सबके बीच किसी जालिम के आगे हमको लाचार नहीं लिख सकते हो। मुल्क में हर एक घटना का जिम्मेदार नहीं लिख सकते हो। मुल्क की हर एक घटना का जिम्मेदार नहीं लिख सकते हो। भारत माँ की गोद में सोते अब्दुल हमीद उस्मान ये कहते हैं, और यदि मैंने सच बोल दिया हो, सबका मन चाहता हूं, भारत माँ की गोद में सोते अब्दुल हमीद उस्मान ये कहते हैं, हिंदुस्तानी इतिहास में हमको गद्दार नहीं लिख सकते हो। हिंदुस्तानी इतिहास में हमको गद्दार नहीं लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। क्योंकि इसमें एक वाकया भी है, जब कहीं एक मुझे पूरा वाकया तो नहीं याद आ रहा, कहीं कोर्ट मार्शल हुआ, मतलब जैसे जनता ने, अंग्रेजों ने गोलियां चलाई गई, अंग्रेजों उस पर, हिंदुस्तानियों पर, पठानों पर गोलियां चलाई गई, तो 100 पठान मारे गए, और 100 का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें 100 में से 96 पठानों के सीने पे गोली थी, किसी एक के भी पीठ पर गोली नहीं थी। तो ये हमारे मुसलमान भाइयों ने ये एक कुर्बानी दी है हमारे देश के लिए। हमारे जो आज हम आजाद देश में हम सांसें ले रहे हैं, ये कहीं उनकी भी कुर्बानी इस देश की मिट्टी में, इस देश की तासीर में सम्मिलित है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने, धन्यवाद। इसको इस पे लोग खुल के बात भी नहीं करते हैं। मुझे लगता है करना चाहिए, देश का माहौल कहीं बेहतर होगा। करना चाहिए, ताकि माहौल, भाई जैसे बात करने से बिगड़ा है, किसी गलत बोलने से, अगर लोग सही बात करेंगे तो माहौल ठीक भी हो जाएगा। वही कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके जी, मुझे भी, और आपने टाइम दिया मुझे, उसके लिए भी आपका थैंक्स मैं करूंगा। और तो आने वाले टाइम में हम आपसे और बात करेंगे। बिल्कुल, आप, मैं चाहूंगा आप बहुत बड़े कवि बने। बिल्कुल, और देश का, मेरठ का नाम, सबकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी तो बिल्कुल बिल्कुल, मां शारदा मुझे इससे नवाजेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई आखिरी संदेश आप देना चाहेंगे दर्शकों को? आखिरी संदेश मैं यही देना चाहूंगा कि साहित्य और कविता से लगातार जुड़ाव जरूरी है। वो जुड़ाव क्यों जरूरी है? एक बार मैं एक शो में गया था, मैं आपको बताऊं, तो उसमें उन्होंने कुछ फंकी सा फॉर्मेट कर रखा था। उसमें 2-3 प्रश्न थे, तो उसमें से एक प्रश्न था कि यदि आपको कुछ पावर मिल जाए तो आप क्या करना चाहोगे और क्यों? क्या कराना चाहोगे अगर आपको एक दिन के लिए पावर मिल जाए और क्यों? तो मैंने उसका जो जवाब दिया था, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहीं नहीं बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने उस पर लिखा था कि मैं चाहता हूँ देश, प्रदेश, शहर के हर हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, हर मोहल्ले प्रांतों में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो जब उन्होंने मेरा जवाब पढ़ा तो कहते, आपने ये जवाब, किसी ने लिखा कि मैं करोड़ों अरबों कमा लूं, किसी ने लिखा मैं यहाँ हवाई जहाज में घूम लूं, आपने ये क्यों लिखा? तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि जो कवि सम्मेलन और मुशायरे होते हैं, ये भारतीय संस्कृति के पोषक होते हैं, ये भारतीय संस्कृति को पोषण देते हैं। तो यदि हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना साहित्य आगे लेकर जाना है तो कहीं उसके लिए एक कवि सम्मेलन बहुत जरूरी है, जो कि आज के समय में मतलब बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े और आगे उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर इस बात का यहीं अंत करते हैं। आगे हम बात करेंगे और आपसे, ठीक है? और दर्शकों को इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा उसके बारे में भी बताएं, और हमसे जुड़े रहें आने वाले टाइम में। और हम आपको इसी प्रकार की अच्छी वीडियोस जो है हम आपको
प्रोवाइड करवाएं।